ब्रह्मांड में एक जीव रहता है। वह जीव सभी के बारे में लिखता है, दुनिया को बताता है। लेकिन उस जीव अपने बारे में, चाहे उस जीव के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। बाहर से सभी को मृत तृष्णा लगता है, लेकिन उस मृत तृष्णा के अंदर क्या है, बहुत कम लोग जानते हैं। अनायास ही आज मेरे हाथ में यह किताब है, आंचलिक पत्रकारिता के 3 दशक, जिसमें आंचलिक पत्रकार, पत्रकार शब्द बहुत भारी भरकम होता है। जर्नलिस्ट, जर्नलिज्म, लोकतंत्र का ये चौथा खंभा कहते हैं हम। लेकिन एक आंचलिक पत्रकार, यह जीव ब्रह्मांड में, इसी ब्रह्मांड में पाया जाता है। और इसका जीवन कैसा होता है, जो लगातार दूसरे के लिए आवाज उठाता रहता है। उसकी अंदर में, दिल में क्या है, उसकी आवाज कौन सुनता है और किसे सुनाता है, यह पता नहीं चलता है। यह पूरा एक किताब जो मेरे हाथ में है, इस किताब में आंचलिक पत्रकारों की पूरी व्यथा, जीवनी, जीवन, चरित्र सब वर्णन किया हुआ है। या मतलब एक नज़र देखने से लगा कि अगर आंचलिक पत्रकारों के इंसाइक्लोपीडिया है, इस तो यह कहना कम नहीं होगा। आज हमारे साथ हैं इस किताब के लेखक उपेंद्र कश्यप जी, जो इस किताब को लिखा है। सिर्फ लिखा ही नहीं है, बल्कि इस किताब को जिया है। जो भी इस पन्ने में, 150 पन्ने की इस किताब में, हर पन्ने, हर शब्द को जिया है और उसे इस कागज पर उकेरने का प्रयास किया है। तो हम आज बात करेंगे आंचलिक पत्रकारिता के 3 दशक, श्रम, संघर्ष, अपेक्षा और परिवर्तन। शायद उपेक्षा शब्द इन्होंने लिखना भूल गया है। और इनसे हम बात करेंगे इस किताब पर, इस पूरे जीवन यात्रा पर, इस किताब कैसे लिखी गई और इसमें क्या है। तो हम अपने चैनल पे लेखक, पत्रकार, विचारक उपेंद्र कश्यप जी का स्वागत करते हैं। धन्यवाद आपके चैनल को भी, आपको भी, कि आपने यह समझा कि इस मुद्दे पर बातचीत की जानी चाहिए, वरना पत्रकारों की सुनता कौन है। पत्रकारों की सुनता कौन है। खैर कश्यप जी, हम देखिए, हम इससे आपसे बात करना चाहेंगे। हम आपको सुनने भी आए हैं और लोगों को सुनाने आए हैं। इसी बहाने समझिए कि हम अपनी पीड़ा भी, जो कलम आपकी पीड़ा मेरी, तो कहेंगे। तो इस किताब जो आप, सबसे हम जानना चाहेंगे, 150 पन्ने की किताब है। पत्रकारिता करते हुए, आंचलिक पत्रकार होते हुए बहुत सारी दुश्वारियाँ है इस पेशे में। मैं जिया हूँ, मैं जी भी रहा हूँ। तो इसका आर्थिक पहलू से लेकर सामाजिक पहलू तक, इस सब को झेलते हुए किताब लिखना आपके लिए कितना कठिन रहा? ये यात्रा कैसी रही? देखिए, किताब लिखने के लिए पहले तो माइंडसेट बनाना पड़ता है कि मुझे किताब लिखनी है, यह तय करना पड़ता है। उसके बाद फिर यह तय करना पड़ा कि हमको लिखना क्या क्या है। कई बार कुछ बातें ऐसी हम लिखें इस किताब में, जिसमें मुझे बाद में संशोधित करने की ज़रूरत पड़ी। जब आप किसी लिखी हुई चीज़ को दोबारा तिबारा पढ़ते हैं जितनी बार, तो उतनी बार उस चीज़ों में आपको लगेगा कि ये बदलाव होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है इस किताब की जो मुख्य खासियत है, कि आम लोग इस चौथे खंभे पर बहुत सवाल उठाते हैं। आप सुबह उठिए, किसी की जुबान से सुनिएगा सवर्णवादी मीडिया है, किसी की जुबान से सुनिएगा गोदी मीडिया है, कोई कहता है सामंती मीडिया है। तो सवाल आपके जेहन में जितने प्रकार के उठते हैं एक पत्रकार को लेकर, किसी मीडिया हाउस को लेकर, पत्रकारिता को लेकर, उन सारे सवालों के बरक्स ये किताब जो है मेरी आंचलिक पत्रकारिता का 3 दशक, ये आपके बरक्स खड़ी है उन सवालों के एक खिलाफ। चैप्टर मुझे इसमें, जो आपने नाम भी लिया, सवर्णवादी मीडिया बनाम निकम्मी बहुजनवादी मीडिया, आपने एक निकम्मा शब्द का प्रयोग किया यहाँ बहुजनवादी सोच के लिए। बहुजनवादी सोच के लिए, बहुजनवादी सोच है क्या? देखिए, जैसे ही आप सवर्ण के विरोध में बोलते हैं, तो बहुजन की बात आप करते हैं। हमने इस किताब में उस लेख का जिक्र किया है, जो एक अखबार के संपादकीय पेज पर अग्रलेख के रूप में वह आलेख छपा था। उस आलेख के छपने के बाद मेरे ब्राह्मण मित्र भी मुझ पर कमेंट कसने लगे। दूसरी गैर ब्राह्मण सवर्ण जातियां जो हैं, उनका कटाक्ष मुझे झेलना पड़ा। हालांकि यह भी उतना ही सत्य है कि उस आलेख को छापने वाले अखबार का मालिक, स्वामित्व भी
सवर्ण के हाथ में है। तो सारे आप जब कोई बात कहते हैं तो उसका अर्थ यह नहीं है कि सारे सवर्ण एक तरह के होते हैं। वह लेख हमने छापा, उसके बाद हमारी दुश्वारियाँ शुरू हुईं। मैं एक जगह रहकर पत्रकारिता करता था। उसके बाद कई तरह की प्रताड़ना की गई। प्रताड़ना का मतलब कोई मारता-पीटता थोड़ी है पत्रकार को। आपकी खबरों के साथ खेल खेला जाने लगता है। जातिवादी खेल शुरू हो जाएगा आपकी खबरों के साथ। आपकी खबरों को बाईलाइन नहीं लगाई जाएगी। इस तरह के खेल होते हैं पीड़ित करने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए। तो हमने इस पर भी इस में लिखा है कि उस आलेख में लिखने के बाद क्या हुआ, और वह आलेख यह है कि आप जब गैर सवर्ण होकर सवर्णवादी मीडिया कहते हैं, सामंती मीडिया कहते हैं, तो क्या आपको किसी ने मीडिया क्षेत्र में आने से रोका? हम अगर अपनी जाति के लिए काम कर रहे हैं और कोई दूसरी जाति का व्यक्ति मुझे काम करने से रोक रहा है अपनी जाति का, तो वह गुनाह कर रहा है ना। आपको तो रोक नहीं रहा है, वो अपनी जाति के लिए काम कर रहा है, आप भी अपनी जाति के लिए काम करिए। उपेंद्र जी, हम आपसे एक ये जानना चाहेंगे। देखिए, एक होता है जनवादी, शब्द है एक जनवादी। साहित्य और पत्रकारिता हमेशा जनवादी ही रहा है। लेकिन एक साहित्य में इधर कोई स्त्री विमर्श की बात होती है, दलित साहित्य की दलित बात साहित्य की साहित्य की बात बात होती है, होती है। ओबीसी तो अब क्या तो आ गया, तो ओबीसी विमर्श हो रहा क्या है। पत्रकारिता में भी कोई दलित पत्रकारिता या बहुजनवादी पत्रकारिता का कुछ ऐसा कुछ है? देखिए, जो लोग उसको क्या कहेंगे, शब्द की कमाई खाते हैं, वे लोग इस प्रोपेगेंडा को खड़ा करते हैं। मेरा यह साफ-साफ मानना है कि आप सुधार की गुंजाइश हर जगह होती है, लेकिन क्या किसी को गलिया देने से सुधार हो जाएगा? हमारा कहना है कि आप जनवादी पत्रकारिता करिए। आपको पत्रकारिता जनवादी करने से रोक कौन रहा है? आपको दलित पर लिखने से कौन रोक रहा है? आप हल्ला क्यों करते हैं? शोर क्यों मचाते हैं झूठी? देखिए, चीज़ मैं किताब के माध्यम से मैं अपने ऊपर एक बात मैं बताना चाहूँगा कि जब मैंने ऐसा रोना रोया था कि पत्रकारिता बहुत द्रोह कार्य है, तरह-तरह के दबाव हैं। तो एक सज्जन महाशय बोले थे कि आपने यह पेशा तो खुद चुना है, आपके कोई सर पे रिवॉल्वर रख के तो नहीं कह रहा है कि आप पत्रकारिता करें ही। आपने पेशा अगर अगर इस पेशे को चुना है, तो इसमें आने वाली सारी दुश्वारियाँ को भी तो आपने खुद गले लगाया है। तो आप इसमें अब क्या कहना चाहेंगे? आप चयन करते हैं कि हमको पत्रकार बनना है, तो स्वाभाविक है कि उसकी दुश्वारियों को भी आपको पहले पता होना चाहिए। आप चयन करते हैं ग्लैमर सिर्फ़ देख कर के, बाह्य हिस्सा देख कर का किसी का, कि उसका बहुत ग्लैमर है, हम भी फलाँ पत्रकार की तरह थोड़ा कलेक्टर के पास बैठेंगे, थोड़ा मंत्रियों के साथ घूमेंगे, तो आपको पीड़ा अधिक होगी। जब आप पत्रकारिता को समझने के बाद पत्रकारिता में काम करना चाहते हैं, तो आपको पीड़ा क्यों होगी? आप जान रहे थे पहले से कि हाँ, ये दुश्वारियाँ आएँगी। ये तो ऐसा बिज़नेस है पत्रकारिता, ऐसा धंधा है, ऐसा काम है, जिसमें रोज़ नया करना है। दुनिया का कोई दूसरा काम इसके मुकाबले खड़ा नहीं होगा। यहाँ रोज़ नया काम करना है और कभी दोहराव नहीं होता है। इवन खबर में भी दोहराव नहीं आप कर सकते हैं। दूसरी चीज़, वैश्विक लेवल पर जो सर्वे हुआ था, सबसे खराब पेशा पत्रकारिता को माना गया है। सबसे खतरनाक पेशा। खराब, मैं खराब शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। लेकिन खतरनाक हमसे दूसरे काम भी हैं, लेकिन सबसे खराब पेशा इसको माना गया श्रम के आधार पर। जो श्रम का मूल्य आपको मिलता है, उसके आधार पर। जो आपके साथ खतरा है, जो आपकी दुश्वारियाँ हैं, जो आपका जीवन शैली है, उन तमाम पहलुओं पर जब वैश्विक लेवल पर इकट्ठा किया गया डाटा, तो यह कहा गया कि पत्रकारिता सबसे खराब पेशा है। एक विषय में हम बात करना चाहेंगे, पत्रकारिता। पत्रकारिता शब्द सुनने में बहुत अच्छा भी लगता है और इसमें ग्लैमर है जैसा आपने कहा। लेकिन पत्रकारिता से एक ऊपर की बात करें, मीडिया हाउस, कि उसके अंदर ही रह के पत्रकारिता की जाती है। तो मीडिया हाउस अपने पत्रकारों के प्रति, खास करके आंचलिक पत्रकारों के प्रति कितना सक्षेप है या फिर उससे विपेक्ष है? देखिए, जब आप मीडिया हाउस कह रहे हैं, होता क्या है कि आप एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट पहले बनाइए कि मीडिया समाज सेवा नहीं है, देश सेवा नहीं है। जब था, जब उसकी ज़रूरत थी, तो वैसे पत्रकार थे, वैसे मीडिया हाउस थे। अब मीडिया हाउस जो आधुनिक दौर में बदलाव आया, यहाँ 500 करोड़, 1000 करोड़ रुपए लगाकर आप अगर मीडिया का चैनल खोल रहे हैं,
1000 करोड़ रुपए लगाकर कोई अखबार का प्रिंट आप शुरू करते हैं कहीं से, तो स्वाभाविक है कि जब पूंजी आप लगाएँगे, तो पूंजी का यह चरित्र है, उसका धर्म है कि उतना वो वापस खोजेगा। इसलिए और मीडिया अखबार पत्रकारिता जो है आजकल बहुत महँगी है। इसको किसी दूसरी जगह पहुँचवाना कठिन है अखबारों को, तो अखबारों की बिक्री उससे प्रभावित होती है। ये हाथ में रखकर मोबाइल देखने वाली चीज़ नहीं है, अखबार आपको घर तक पहुँचाना पड़ेगा। तो अखबार के हॉकर अब कम मिलते हैं, चूँकि प्रॉफ़िट नहीं है। 100-200 अखबार बाँटते-बाँटते हॉकर को जो है पसीना टपक जाता है, उसको रिटर्न कितना मिलेगा? आज भी अखबार सस्ता बिकता है, तो मीडिया हाउस की अपनी समस्याएँ हैं। हाँ, जब पूँजी कोई भी लगाएगा, तो पूँजी के बदले वो ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न चाहेगा ही चाहेगा। आपके मत में 2 विषय मैं देख रहा था। पत्रकारों के सामने एक व्हाट टू डू, व्हाट टू नॉट डू, क्या करें, क्या ना करें? और एक विषय था तिलचट्टे की तरह हर हाल में रह लेते हैं पत्रकार। ये दोनों विषय पर हम बात करेंगे। बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मीडिया हाउस की जब बात हो रही है और सरकार की बात हो रही है, शायद उस विषय को आपने छुआ है कि नहीं छुआ है, मैं पूरी किताब में सरसरी निगाह से देखा हूँ। क्या आप इस पेशे को श्रम कानून से जोड़ा जाए या कि नहीं जोड़ा जाए? अगर श्रम श्रम कानून अगर जहाँ लागू है, जहाँ किसी वर्कर को रखते हैं, उसकी न्यूनतम मजदूरी तय है। देखिए, जोड़ा जाए, जोड़ा जा सकता है, जोड़ना चाहिए, यह सब शब्दों के खेल में मत पड़िए। कभी इस देश में मीडिया हाउस इतना साहस नहीं कर सकता, चाहे सरकार किसी की हो, कि वह पत्रकारों को श्रम के बदले कम से कम न्यूनतम मजदूरी दे, इसके लिए सरकार दबाव डाल सके, यह स्थिति इस देश में नहीं आने वाली है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि हम यही बात इस किताब में कह रहे हैं कि यदि किसी को 2 महीने का वेतन नहीं मिलता है, तो हम बड़ी हेडिंग में अखबार में खबर छापते हैं। मीडिया हाउस उसको टीवी पर भी चलाते हैं। भुखमरी के शिकार, 5 महीना से फलाने समूह को नहीं मिला वेतन, तो वो भुखमरी के शिकार हो, जबकि कोई भूखे-वूखे मरता-उरता नहीं है तुरंत। 5 महीना, 4 महीना अगर आप नहीं कमाएँगे, कोरोना ने साबित कर दिया कि साल भर भी आप नहीं कमाए तो जिए। तो हेडिंग बनाते हैं, लेकिन एक पत्रकार को, खासकर बिहार में प्रिंट मीडिया के पत्रकारों को, तो 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना पैसा नहीं मिलता। वो भी कितना मिलता है? प्रखंड रिपोर्टर को सबसे ज़्यादा ₹1000 महीना। सर्वाधिक पैसा ₹1000 महीना एक अखबार समूह देता है। और दूसरी तरफ अगर देखिए अनुमंडल में, तो 4000, 5000, 6000। जिला में जाइए तो 8000, 9000, 10,000 प्रिंट मीडिया के पत्रकारों को मिलता है। इतना पैसा तो रे भाई मेरे, आपको मोबाइल में खर्च हो जाता है। लोग मोबाइल का सिर्फ रिचार्ज वैल्यू जोड़ता है। एक मोबाइल मिनिमम इस्तेमाल करने में 1,500 से 2,000 रुपये महीना खर्च आता है। आप मोबाइल कितना दिन यूज करते हैं? साल भर एक पत्रकार 2 साल से ज़्यादा नहीं चलता है। तो 20,000, 24,000 का मोबाइल लिए, तो 1,000, 1,500 रुपये तो मोबाइल का दाम आपको हर महीने चला गया। कभी टूट जाएगा, कभी भुला जाएगा। हमारा पैसा न्यूनतम उसी का- मजदूरी कितना तय है आपके? बोले तो न्यूनतम की तो गोली मारी है। मैक्सिमम 1,000 रुपये महीना। ब्लॉक के रिपोर्टरों को बिहार में मैक्सिमम 1,000 महीना मिलता है। अनुमंडल में 4,000, 5,000, 6,000 मिलता है। कैसे चलता है उनका परिवार, कैसे उनका जीवन चलता है? पत्रकारिता, इस किताब में हमने बताया है कि पत्रकारिता दरअसल कोई काम उम नहीं है। सच मायने में पत्रकारिता हॉबी। कोई काम नहीं है, हॉबी भी नहीं है। ये विशुद्ध रूप से कैंसर है, रोग। जिस व्यक्ति को एक बार यह कैंसर हो गया, उसका मरना तय है। तो उसी तरह पत्रकारिता का रोग जिसे लग गया, वो जीते जी मर जाएगा, लेकिन पत्रकारिता नहीं छोड़ेगा। और यही एक कारण है कि मीडिया हाउसों की बैठक में जब पैसे की चर्चा होती है, तो वो कहता है कि आपको हम जबरदस्ती रखें हैं क्या? अगर आपको कहीं और मिलता है तो वहाँ चले जाइए। चूँकि वो जानता है कि एक पत्रकार सिर्फ़ और सिर्फ़ पत्रकारिता ही कर सकता है, उससे दूसरा कोई काम नहीं होगा। तो वही वहीं पर एक फिर प्रश्न उठता है, व्हाट टू डू, व्हाट टू नॉट डू, नहीं, ये क्या करे, क्या पत्रकारिता ना के करे? कर्म पर लिखा हुआ है। ये पत्रकारिता के कर्म पर लिखा हुआ है कि आप अगर पत्रकारिता कर रहे हैं, तमाम दुश्वारियों के बावजूद, तो आपको क्या नहीं करना चाहिए, हमने यह बताने का प्रयास किया है। जैसे कई घटनाएँ आपको भी जानकारी होंगी या आप सुनते होंगे, कोई पत्रकार मुखबिरी करता है। हमारा ये कहना है कि ये मेरा काम नहीं है। हम क्यों किसी का मुखबिर बनेंगे? और जब आप मुखबिर बनते हैं, तो आप मारे जाते हैं। पुलिस प्रशासन आपको हमेशा सुरक्षित नहीं रख सकता। दूसरी बात मेरा इसमें ये कहना था कि आप अपने सूत्र की विश्वसनीयता कभी मत बताइए। किसी कीमत पर
यह हम नहीं बताएंगे कि हमने जो खबर लिखा वो किसने दिया। तीसरी बात हमने इसमें ये बताने का प्रयास किया है कि पत्रकारों को आप देखिएगा कुछ भी फेसबुक पर पोस्ट कर देते हैं। अब बताइए, देखिए उपेंद्र कश्यप का खबर, सामने वाला जब पढ़ेगा का खबर, तो आपके प्रति उसकी छवि कितनी अच्छी बनेगी जरा आप कल्पना करके देखिए। मेरा ये कहना है कि आप हिंदी के प्रोफेसर हो, हिंदी के टीचर हो, हिंदी के पत्रकार हो, आपको यह पता ही नहीं है कि खबर स्लैंग है कि पुल्लिंग है। लोग शब्द कहाँ इस्तेमाल करना है, व्यक्ति कहाँ इस्तेमाल करना है, करोड़ों लाखों आप इस्तेमाल करते हैं। तो इन चीज़ों पर हमने फोकस किया है। 1,000 रुपया में कैसा मिलेगा? तो आप मत करिए पत्रकारिता। लेकिन अगर मेरा ये कहना है कि आप पत्रकारिता शुरू कर ही दिए हैं, तो पढ़ने में तो फिर पैसा नहीं लगता है। जब आप पत्रकारिता कर रहे हैं तो कम से कम अखबार को ही, अगर आप प्रतिदिन अखबार पर 1 घंटा समय दीजिए। मेरा देखिए कहना है, किसी कारणवश, मजबूरी में, शौक से, किसी कारणवश अगर आपने पत्रकारिता करने का चयन किया है, तो आप पढ़ने के लिए मजबूर होइए। आप पढ़िए, पढ़ने को अभ्यस्त बनाइए खुद को, वरना यही कहते रहेगा देखिए उपेंद्र कश्यप का खबर, और अगला देखने वाला हंसेगा आप पर कि यह पत्रकार है जिसको का नहीं बुझाता है। 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 1 करोड़, 2 करोड़ रुपए का टेंडर है, आप लिखते हैं करोड़ों रुपए का घोटाला, देखिए आपको दिखला रहे हैं। जब 1 करोड़ रुपए रिलीज ही नहीं हुआ तो करोड़ों का घोटाला कैसे हो गया? तो इन चीज़ों पर आपको ध्यान देना होगा, थोड़ा शुद्धता पर फोकस करनी चाहिए, और मुखबिरी कतई मत करिए। नवोदित पत्रकारों के लिए आपके हाँ, ये आदेश अगर आप पत्रकारिता कर रहे हैं तो उनके लिए ये चैप्टर है कि आपको यह कतई नहीं करना है। और कश्यप जी, एक चीज है, कोरोना जो संकट है ना, मीडिया जगत के लिए मतलब बहुत पत्रकारों पर बहुत भारी पड़ा है। बहुत छटनी हुई। तो और तिलजट्टे की तरह हर हाल में रह लेते हैं पत्रकार। इस देखिए, विषय इस थोड़ा सा देश के बड़े संपादक हैं शेखर गुप्ता। उन्होंने एक लेख लिखा है जिसमें एक पंक्ति उनकी है, मैंने पढ़ी थी, तिलचट्टे की तरह हर हाल में रह लेते हैं पत्रकार। वही बात आ गई ना कि 1,000 रुपये में कैसा पत्रकार कैसे काम करता है। तो पत्रकारिता यही है, वो तिलचट्टा की तरह है, कोना भी मिलेगा, दब के भी मिलेगा, तो तिलचट्टा जी लेता है। तो मेरे कहने का आशय भी यही है कि पत्रकार को गाली मिले, पैसा मिले, विरोध मिले, तब भी पत्रकार जी ही लेगा, इसलिए कि उसको पत्रकारिता के अलावा दूसरा कोई काम अब उसको नहीं उससे होगा, दूसरा कोई काम करने में उसे मन नहीं लगेगा। आपका इस किताब में, ये इस 150 के पन्ने में कम से कम 5 से 10 पन्ने खर्च किए गए हैं वैसे पत्रकारों को जिन्हें आप जानते हैं, जो जातिवाद का भेंट चढ़े, या अपने आप को पिछड़ा वर्ग के रहे, और तो क्या कोई व्यक्तिगत रूप से किसी तरह का उनसे कोई संबंध है, या किसी तरह के अदावत के कारण उनका उल्लेख किया गया है, या किसी कोई उद्देश्य के? देखिए, कोई अदावत किसी से मेरी नहीं है। अगले को ये लगता है कि मेरा ये आदमी विरोधी है, ये उनका लगना उन्हें लगे, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। मैंने ये प्रयास किया है उदाहरण दे करके कि ये स्थितियां होती हैं। मेरा ये कहना है कि आप कहते हैं कि सवर्णवादी मीडिया है, और आप जब मीडिया में आते हैं तो आप भी दूसरे तरह की जातिवाद वाला मीडिया करते हैं। ये कहाँ तक उचित है? अगर जातिवाद गलत है तो ब्राह्मणों द्वारा किया जाने वाला ब्राह्मणवाद भी गलत है, राजपूतों द्वारा किए जाने वाला राजपूतवाद भी गलत है, बनिया द्वारा किया जाने वाला बनियावाद भी गलत है। जातिवाद अगर गलत है तो कोई दूसरे तरह का जातिवाद जो आपको पसंद है वह सही है, और जो आपको पसंद नहीं है वो जातिवाद गलत है। ऐसा नहीं चलेगा, मेरा यही कहना है। दूसरी चीज है कि आप ये कैसे समझ लेते हैं कि एक पत्रकार से ज्यादा एक दरोगा जनता की सेवा कर लेगा, एक पत्रकार से ज्यादा विधायक जनता की सेवा कर लेगा? वो कभी नहीं करेगा। करोड़ों रुपए खर्च करके लोग आते हैं, नेता बनते हैं। पढ़ लिख करके कोई नौकरी करने आया है, वो भी कमाने में लगा हुआ है, भ्रष्टाचार है। मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, और इस किताब में भी मैंने साबित करने का यह प्रयास किया है कि एक पत्रकार जो जितना कम कमाता है, उससे अधिक कमाई करने वाले, कई कई 100 गुना, 1000 गुना ज़्यादा कमाने वाले लोग एक पत्रकार से ज़्यादा ईमानदार नहीं हो सकते हैं, एक पत्रकार से ज़्यादा ईमानदार सेवा नहीं दे सकते हैं। अंत में एक दो सवाल सिर्फ, छोटे छोटे टिप्पणी चाहूँगा। इस किताब को क्यों पढ़ना चाहिए? यदि आपके मन मस्तिष्क में पत्रकारिता को लेकर कोई प्रश्न है, पत्रकार को लेकर कोई प्रश्न है, तो मैं बार बार यह कह रहा हूं कि आप इस किताब को पढ़िए। आपका नजरिया बदल जाएगा पत्रकारों के प्रति, खासकर आंचलिक पत्रकारिता के मामले में। हम किस तरह से संघर्ष करते हैं, क्या सहना पड़ता है। घर वाला यार नहीं चाहता है कि पत्रकार आदमी रहे, घर में काम करे।
और तब भी पत्रकारिता करना, चूँकि अब दूसरा काम तो होगा नहीं। आप पत्रकारिता में आते हैं तो सोचते हैं कि, या किसी भी धंधे में जब आप जाते हैं तो सोचते हैं कि अब इनकम आएगा, अब इनकम आएगा, अब इनकम आएगा। तब तक आप कई वर्ष खो चुके होते हैं। आप कोई दुकान करते हैं खास किस्म का, और जब आप साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल उसमें रह जाते हैं, आप उससे परेशान हो जाते हैं कि बिज़नेस मैंने गलत चुना। ये बिज़नेस हम बदलना चाहते हैं, तो क्या बदल लेते हैं क्या हम लोग? कोई नहीं बिज़नेस बदल पाता मतलब है। पत्रकारिता को समझने के लिए इस किताब को पढ़ना हाँ, चाहिए। पत्रकारिता क्या है कहाँ ये कहाँ समझना होगा। प्राप्त होगी, कैसे मिलेगा ये किताब? फ्लिपकार्ट पे, अमेज़न पे, और बीएफसी प्रकाशन है लखनऊ की संस्था, उसके ई पोर्टल पर आपको ये ऑनलाइन उपलब्ध है। आप गूगल में सर्च करिए आंचलिक पत्रकारिता के 3 दशक, आपको मिल जाएँगे लिंक। कितना इसका कॉस्ट पड़ेगा? ₹250 दाम है, 150 पेज का। ये बहुत कॉस्ट नहीं है। वो तो दिखने से बहुत मतलब बहुत हमने कम किताब को रेट कम इसीलिए रखा है कि अधिक से अधिक लोग पढ़ और समझ सकें कि पत्रकारिता क्या है। पत्रकारिता को समझना है, खासकर आंचलिक पत्रकारिता को, तो ये पढ़िए। और मैं एक बात और बता दूं कि एक प्रखंड में रहने वाला रिपोर्टर जो पूरी तरह प्रखंड की रिपोर्टिंग कर रहा हो शुरू से और किताब लिखे जाने तक, शायद आपको उदाहरण नहीं मिलेगा। बाकी राजधानी में बैठने वाले लोग किताबें लिखते हैं, पत्रकारिता पर बहुत किताबें लिखी गई, बहुत प्रवचन दिया गया, इसमें कोई प्रवचन नहीं है। मैं अगर कह रहा हूँ कि यह गलत है तो उसके साथ उदाहरण हमने दिया है। और जो बात कही गई है, किसी से कोई अदावत नहीं, किसी की कोई नहीं, इसीलिए अगर अदावत रहता तो मैं नाम भी दे देता, तो क्या कर लेते हैं? मैंने नाम किसी का नहीं दिया है उस स्थान पर जहाँ कोई किसी के खिलाफ नेगेटिव बात जा रही है, मैंने वहाँ नाम नहीं दिया है। तो यह थे उपेंद्र कश्यप, जिनकी किताब आंचलिक पत्रकारिता के 3 दशक पे चर्चा कर रहे थे। और मैं मेरे हाथ में जैसे ही किताब आई तो मुझे लगा कि इसे पढ़ना चाहिए और आप भी इसे ज़रूर पढ़िएगा। मैं किताब कहाँ से मिलेगी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और इसी इसी तरह से किताबों के बारे में चर्चा कर रहेंगे, उनके लेखकों से हम मिलते रहेंगे। और आपको यह वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और आपको कुछ सुझाव हो, कुछ आप कहना चाहते हैं, वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो हम कश्यप जी से विदा लेते हुए आप सभी दर्शकों से विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।